इन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग चलने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर 2023 के। आज हम लोग देखेंगे हिंदी, और यह 2023 के आपका क्वेश्चन पेपर है। और इसको बहुत बारीकी तरीका से आप लोग पढ़िएगा, और जितने क्वेश्चन बताया जाता है उस क्वेश्चन को 2 बार जरूर रिपीट करिएगा, क्योंकि इसी टाइप पर 2026 में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, लोग में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो इसका आंसर राइट है, डी आंसर है जो राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मुले या रामविलास शर्मा? तो इसका भी आंसर राइट है। एक विद्यार्थी का ही है, उन्होंने अपना राइट आंसर मारे हुए हैं, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू के लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब है, सेन साहब की पत्नी है, गिरधर लाल है, या सेन साहब की बेटी है? तो राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? सेन साहब हैं। और सेन साहब पुत्र मुंह में क्या होते हैं? जकड़े हुए होते हैं। अब सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? खोखा था। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 थी। चलिए अगला प्रश्न। दैवत विज्ञान क्या है? तो दैवत विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, देव विज्ञान है, या जंतु विज्ञान है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट मारा गया है, देव विज्ञान ही होगा। दैवत विज्ञान का दैवत विज्ञान क्या है? तो देव विज्ञान है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 5वां नंबर। नाखूनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो नाखून को किससे रगड़ करके? तो मोम और आलता से। दूसरा नंबर है, लकड़ी से रगड़ा जाता था, बालू से या पत्थर से? तो आंसर इसका बिल्कुल राइट है, मोम और अलता से क्या किया जाता था? तो रगड़ करके इसको लाल किया जाता था और चिकना बनाया जाता था। कहाँ के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आगे चलते हैं। दारिस क्या है? तो दारिस देखिए, दारिस क्या था? ऑप्शन हम लोग चलेंगे। प्राचीन चांदी का सिक्का था, एक देवता है, एक महात्मा है, और प्राचीन सोने के सिक्का है। तो दारिस क्या था? तो दारिस देख आप जानते हैं कि सोने, प्राचीन काल के सोने का सिक्का था। और दारिस नामक सोने से भरा घड़ा, यानी सोने से सिक्का से भरा घड़ा किससे मिला था? ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। काशी को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। संत नगरी के रूप में जाना जाता है, उसके बाद मंदिर नगरी के रूप में जाना जाता है, देव नगरी के रूप में जाना जाता है, साधु नगरी के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा जो सी मारा गया है, देव नगरी। तो देव नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि काशी में भगवान बसते हैं, देव, बहुत सारे लोग भगवान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है 8। क्वेश्चन कहता है कि सिकत का अर्थ होता है, सिकत का अर्थ क्या होता है? ए में मोम है, बी में अगरबत्ती है, सी में साबुन है, या डी में आलता है? तो सिकत का अर्थ क्या था? तो सिकत का अर्थ था मोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए? यानी बहादुर अपने माँ के, जो उनके माँ पैसा रखे हुए थे, उसमें से कितने रुपए निकाल लिए थे? 1 रुपया, 2 रुपया, 8 रुपया, या 4 रुपया? तो बहादुर के माँ है जो घी के हांडे में क्या करती हैं? रुपया रखती हैं, और उसमें से 2 रुपया बहादुर है जो निकाल करके भाग जाता है। तो चलिए बहादुर अपने माँ के रुपये में से कितने रुपये निकाल लिया था? आंसर 2 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन होता है कि बहादुर अपने माँ के रुपये 2 रुपये निकाला था, वह कैसे निकाला था, किस चीज में से निकाला था? तो घी के हांडे में से निकाला था। अगला चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आंसर हमारा हो जाएगा, चलिए, बिरजू महाराज, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या अशोक वाजपेयी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा हो जाएगा इसका आंसर राइट। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? कहने का मतलब ये है, बिरजू महाराज है, उसके बाद अमजद अली है, जाकिर हुसैन है, या बिस्मिल्ला खान है?
तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कौन से अस्पताल में जन्म हुआ था? और बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और बिस्मिल्लाह खां किससे प्रसिद्ध है? तो शहनाई वादक से। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यंग इंडिया के संपादक हैं, तो यंग इंडिया के संपादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी हैं, या मदन मोहन मालवीय थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? तो यंग इंडिया के संपादक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के, लैटिन भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, या फ्रेंच भाषा के? तो आप जानते हैं कि शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। राइट आंसर है। कहता है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। तीसरा साक्ष्य पुस्तक अशोक वाजपेयी द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, अमरकांत द्वारा और मैक्स मुलर द्वारा। तो आप लोग देखिएगा, तीसरा साक्ष्य पुस्तक ये आपका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अशोक वाजपेयी द्वारा यह जो है पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए में गोंड प्रदेश के, बी में कर्नाटक के, सी में आंध्र प्रदेश के, और डी में भुवनेश्वर के। तो राष्ट्रकूट जो शासक थे यह कर्नाटक के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जबकि ये आंसर जो गलत है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, दंत हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, या तालु हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ये है जो बिल्कुल सही है, मूर्धा हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद क्या है? ना जोड़ यक, नौ जोड़ अक, न जोड़ यक, ना जोड़ यक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है नौ जोड़ यक, नायक का संधि विच्छेद है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न का डील किए थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मारे हैं। आप लोग भी जैसे कि देख रहे हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द मरण, तो मरण में टावर गिना होगा, ये गलत है। रुगन, रुगन में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? टावर गिना। वनवास, रामायण सॉरी रसायन, तो रसायन इस प्रकार से नहीं लिखा था, इसको में न हो जाएगा इस प्रकार वाला। तो चलिए, इसमें वनवास जो है शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला शब्द देखेंगे, श्याम शब्द है। तो श्याम शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक? तो श्याम शब्द आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक है। श्याम क्या है? एक प्रकार के नाम है, सॉरी। श्याम शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम, राम, कृष्ण। उसके बाद कहता है कि फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ शब्द कैसा शब्द है? 20 नंबर के। एक स्त्रीलिंग शब्द है, या पुल्लिंग शब्द है, या उभयलिंग शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? तो फुटपाथ शब्द आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। फुटपाथ शब्द आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। कपूर शब्द है। अच्छा, कपूर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तत्सम शब्द है, तत्भव शब्द है, या देशज शब्द है, या विदेशज शब्द है? तो आपका कपूर शब्द क्या हो जाएगा? तो कपूर शब्द आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, तत्भव शब्द है। इस सभी प्रश्न को आप लोग क्या करिएगा? रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न में कहता है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नेता का क्या हो जाएगा? नेति, नेताइन, नेत्री, या नेतवाइन? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो नेत्री हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आप नेता शब्द को हमेशा अभ्यास करते रहिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8? तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो तेज का आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 24 नंबर प्रश्न में कहता है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का, सर्वनामिक वाचक विशेषण का, या परिणाम परिणाम बोध विशेषण का? तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा सर्वनामिक वाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा 24 के। 25 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहेंगे, या आरभ बोधक क्रिया कहेंगे? तो कौन सा क्रिया कहेंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपको पता है राजखान पठान राजवंश में हुए थे, कि मुगल राजवंश में हुए थे, कि अफगान राजवंश में हुए थे, कि खिलजी राजवंश में हुए थे? तो राइट आंसर इसका पठान राजवंश हो जाएगा। मो मनमालिन ले गयो चित चोर नंद नंद। नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? राम बिनो बिरथे जग जन्मा, करील के कुंजन ऊपर वारो,
प्रेम यानी श्री राधिका अति सुधो स्नेह के मारक। तो मोह मन ले गयो चित चोर नंद के नंद, ये बात किसने कहे थे? तो ऐसे श्री राधिका कहते हैं कि मेरे मन को लेकर के कौन चले गए? तो वह चितचोर नंद के नंद, यानी कि नंद के नंदलाला, यानी नंद के पुत्र हमारे मन को चुरा करके लेके चल गया है। बेमन मैं क्या करूं, यानी अब मैं, मेरा मन उसके बिना नहीं लग रहा, यानी कि कृष्ण के बिना। तो प्रेम यानी श्री राधिका, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कुंवर नारायण की कविता है लौट कर आऊंगा फिर। दूसरा में एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिना तुम प्रभु जी हमारे नींद। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बहुत ही बिल्कुल निमन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे, स्वामी विवेकानंद को मानते थे, कि महात्मा गांधी को मानते थे? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना इन्होंने आइडियल माने थे, आदर्श मान के चले थे। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुदित है? लौट कर आऊंगा कविता के लेखक कौन है? कहने का मतलब यह है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा है, उसके बाद प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा गया है, या रेनार मारिया रिल्के द्वारा लिखा गया है, या जीवनंदन दास द्वारा लिखा गया है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लौट कर आऊंगा के लेखक कौन हो जाएंगे? जीवनंदन दास। अच्छा, कवि जीवनंदन दास कहाँ लौट करके आने की बात करते हैं? तो बंगाल में लौट करके आने की बात करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि कवि अगले जन्म में क्या बन करके बंगाल में आना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवनंदन जीवनानंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो जीवनानंदन, देखिए अभी हम लोग चले हैं बंगाल, तो आंसर बंगाल हो जाएगा। हिंदी भाषा के, बांग्ला भाषा के, अंग्रेजी भाषा के उर्दू भाषा के? तो ये बंगाल के रहने वाले थे, तो बांग्ला भाषा के ये प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण जी के है, प्रेमघन जी के है, सुचितानंद हीरानंद बास्य अज्ञे जी के है, या अनामिका के है? तो आंसर आपका जो 32 का आंसर हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद बास्य अज्ञे है जो आंगन के पार द्वार के कवि हैं, यानी कि आंगन के पार द्वार के लेखक है। अगला पॉइंट चलते हैं। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? हिरोशिमा की एक वृक्ष की हत्या की, हमारी नींद के, या अक्षर ज्ञान की? तो हिरोशिमा के, हिरोशिमा में कहाँ की बात किया गया था? तो जापान के। हिरोशिमा के लेखक कौन हो जाएंगे? यही सचितानंद हीरासन बात से अज्ञे होगी। जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि बरसों से ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने के ताज पहन कर इटलाती है, दो रात समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। तो कवि रसखान क्या कहते हैं? दोहे में, प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में, या सुरहटा में? तो देखिए कृष्ण भक्ति के बाद किसमें कहा गया है? तो सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति की बात कहा गया है, और प्रेम वाटिका में किसका बात किया गया था? तो प्रेम संबंधित बात में। और जो कवि रसखान है, सुजान नामक एक नर्तकी है, उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिदम्बरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है, गुरु नानक द्वारा लिखा गया है, घनानंद द्वारा लिखा गया है, या प्रेमघन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुनाकर मूल्य का जन्म हम लोग देखेंगे 1936 में हुआ था, 1937 में हुआ था, 1935 में हुआ था, 1938 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग जो देखेंगे 3 जनवरी 1935 ईस्वी के महाराष्ट्र के अमरावती जिला में गुनाकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बहुत अच्छा, अक्षर ज्ञान ये कविता की है जो हमारा दिया गया है। चलिए, विफलता के कारण, सफलता के कारण, अत्यधिक खुशी के कारण, या दुख के कारण? तो बेटे के विफलता जब आ जाता है तो क्या करते हैं? उसके आंख से आंसू निकल आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है।
तो धर्मवीर किस कविता को भाषांतरित किए थे? जनतंत्र के जन्म को, अक्षर ज्ञान को, कि लौट कर फिर आऊंगा, या मेरे बिना तुम प्रभु जी। तो मेरे बिना तुम प्रभु जी के लेखक कौन हो जाएंगे? रेनार मारिया रिल्के हो जाएंगे। और इसका भाषांतरित किसने किया था? तो कवि धर्मवीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का हो जाएगा 40 नंबर। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो दूसरे के इशारों पर भटकता है उसे अंधविश्वासी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, या विद्वान कहते हैं, या मूढ़ कहते हैं। तो उसको मूढ़ कहते हैं, मूर्खानंद चौपाट। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग हम लोग को पहला लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो चलिए ऑप्शन आप लोग को दे देते हैं। ए में है प्र, बी में है प्रल, सी में है पर, और डी में है प्रलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का? तो आप लोग जानते हैं कि प्र पहले लगेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए, पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पहाड़ीला, पहाड़ी, पहाड़ुमा, पहाड़ीस। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहाड़ी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निर्भय शब्द कौन समास है? यानी निर्भय शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? निर्भय शब्द में कौन सा समास लगता है? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि। तो निर्भय शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष अवयवी भाव समास, सॉरी, निर्भय में अवयवी भाव समास होगा। क्यों होता है अवयवी भाव समास? तो इसका फुल डिटेल हम लोग समास पढ़ेंगे तब चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहा जा सकता है किस प्रबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। संज्ञा प्रबंध पदबंध का है, विशेषण पदबंध का है, क्रिया पदबंध का है, या सर्वनाम पदबंध का है। तो कहा जा सकता है 44 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग को हो जाएगा। इसमें क्रिया पदबंध है, क्रिया पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। आगे चलिए। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी शब्द का विलोम उत्तम होगा, विगत होगा, सुगम होगा, या उधम होगा। तो आगामी का विगत आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, बी सही था। जो मापा ना जा सके डॉट डॉट का एक शब्द है। तो जो मापा नहीं जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आजीवन कहेंगे, अभेद्य कहेंगे, आलोच्य कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। तो जिसे मापा नहीं जाता है उसे अपरिमेय कहेंगे। बी आंसर इसका गलत है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 47 नंबर प्रश्न में। प्रश्न में चलते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह पछताना, स्वावलंबी होना, बराबर मानना, और उसके बाद संतोष होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वयं क्या हो जाना, आत्मनिर्भर होना, या स्वावलंबी होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सी आंसर गलत है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कम से कम 50-60 प्रश्न जरूर हम लोग देखेंगे। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन है? मैंने उन्हें ही कलम दी, मैंने उन्हें ही कलम दी, यह एक प्रकार के शुद्ध वाक्य नहीं लग रहा है। उनके बहन नहीं है, उसके बहन नहीं है, इस प्रकार से होना चाहिए। चरखा चलाया जाता है, चरखा चलाया चाहिए, चलाना चाहिए। तो चरखा चलाना चाहिए, चरखे से सूत करती है। मुझे किताब दो, इस सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम लोग को अच्छा शब्द लग रहा है, मुझे किताब दो। तो यह एक शुद्ध वाक्य है। मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए मधुर शब्द एक खुद ही शब्द है, तो मधुर शब्द पूर्ण शब्द है। तो मधुर शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा? तो मधुर शब्द में इसमें से प्रत्यय अगर जो हम लोग चुनेंगे, तो र है, उर है, र है। तो मधुर शब्द में प्रत्यय आप सुनिएगा तो या तो य होगा या तो र होगा। तो प्रत्यय य और र। तो यहाँ र हलंत लगा हुआ है, यहाँ र हलंत नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर हम लोग को डी हो जाएगा, उर नहीं होगा। तो मधुरय शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा? र हो जाएगा। अगला चलते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का होगा, संयुक्त वाक्य का होगा, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई आंसर को गलत मारिए, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं। रंगप्पा किस किस्म के आदमी था? तो रंगप्पा को आप जानते हैं कैसा था? लंपट था, जुआरी था, बदमाश था। तो सही बात है, सभी था। यानी आंसर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रंगप्पा लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था। मगम्मा ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था?
कर्णफूल दिया था, कपड़े दिए थे, झुमकी दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए यह प्रश्न जो दिया गया है एक तरीका से, यह प्रश्न का आंसर इसमें कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मगम्मा ने ब्याह में बहू को कुछ नहीं दिया था। समान रूप से जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि मगम्मा ब्याह में कुछ भी नहीं दिया था, तो इस हिसाब से यहाँ सभी दिया हुआ है। तो यह प्रश्न जो है आप लोग पर छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसमें आंसर हमें कोई नहीं लग रहा है, यहाँ कोई नहीं देना चाहिए था। लेकिन कर्णफूल, कपड़े और झुमके, लेकिन समान तौर पर ये सभी शादी ब्याह में दिया जाता है। तो एक सास का काम क्या है, बहू को ये सब देना। तो चलिए ये वाला हम लोग मान लेते हैं डी ही आंसर सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जबकि डी आंसर इसको तो मार दिए हम, लेकिन इसमें ब्याह में क्या दिया इसका वर्णन बुक में आपका नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि समान शादी ब्याह में ये सभी चीज क्या होते हैं, दिए जाते हैं। तो इस अनुसार हम लोग इसको इनमें से सभी मार दिए हैं, समझे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? तो ढाते विश्वास कहानी में संपादक है, प्रकाशक है, या निर्देशक हैं, या अभिनेता हैं? तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा, संपादक थे राजेंद्र मिश्र। क्वेश्चन आपको लिख देना है, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन थे? अगला चलते हैं। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? कैलाश, नारायण, बिज्जू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैलाश, सॉरी, बिज्जू है जो हमेशा चुप रहता था। कैलाश है जिनका बड़ा पुत्र है, नारायण है जो मंझला पुत्र है, और बिज्जू है जो सबसे छोटा पुत्र है। कैलाश के पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश के पत्नी का नाम राधा था। नारायण के पत्नी के नाम क्या था? तो नारायण के पत्नी के नाम आप जानते हैं कि भवरी था। और पुष्पा के पत्नी का नाम, सॉरी, बिरजू के पत्नी का नाम पुष्पा था। तो लास्ट वाले जो हो गए तो इनके पुष्पा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? कैलाश की पत्नी, बिरजू की पत्नी, नारायण की पत्नी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश की पत्नी। कैलाश की पत्नी जो राधा थी, इसने नरसिंह जी वाला दिन में क्या था, सीता को जाना था दूसरे पुत्र के पास। तो इन्होंने क्या किए थे, दाल के हलवा बनाया था और कहा था कि लीजिए माँ जी, दाल के हलवा आप ही के लिए हम बनाए हैं। तो कैलाश के पत्नी, कैलाश के पत्नी का नाम क्या था, राधा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और सभी प्रश्न को आप लोग बहुत ही बारीकी तरीका से देखिएगा। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बुखार था पहला दिन। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा था, शांति था, चमेली था, सीमा था। तो ये सभी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन टकरा ही नहीं रहा। और अभी हम आपको बता दिए बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा था, नारायण के पत्नी का नाम क्या था, तो भवरी था, और कैलाश के पत्नी का नाम तो राधा था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अमाल पाठ के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो बल्ली अमाल पढ़ना लिखना बेचारी नहीं जानती थी, और अपने पुत्री को क्या करती है, अस्पताल में लेकर के जाती है। तो चलिए, पढ़ना, रोना, सोना, खाना, तो इसके अनुसार में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पढ़ना नहीं जानती थी। और बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या था, पापत्ती, और पापत्ती को क्या था पहला दिन, बुखार था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? सरदार सरोवर बांध में, नागार्जुन बांध में, भाखड़ा नगर बांध में, या हीराकुंड बांध में? तो देखिए जो कहानी है ढाते विश्वास, और ढाते विश्वास कहानी कहाँ के है, तो उड़ीसा के है। और उड़ीसा में कौन से नदी के जिक्र किया गया है, हीराकुंड नदी का। हीराकुंड बांध कौन, सॉरी, हीराकुंड बांध का, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। तो लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु हीराकुंड बांध को बांधते समय मृत्यु हो चुका था, शहीद हो चुके थे। अगला प्रश्न, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तब मंगू के माँ जो है अस्पताल को क्या मानती हैं, गौशाला मानती हैं, उसके बाद कारागार मानती हैं, पाठशाला मानती हैं, छात्रावास मानते हैं? तो आंसर गौशाला। मंगू की माँ जो है, माँ अस्पताल को गौशाला समझती हैं, और माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। जाति पाति तोड़ मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो जाति पाति तोड़ मंडल का वार्षिक जो सम्मेलन 1936 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 1934 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो आपको पता है कि जाति पाति तोड़ मंडल का भाषण 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने लाहौर पाकिस्तान में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? घर के नियम के धज्जियां उड़ाने में, नियम मानने में, सबको प्यार करने में, या सलीके से रहने में?
तो देखिए 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियम में के मामलों में अपवाद था। तो घर के नियम को धज्जियां उड़ाने में नहीं। आंसर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नियम के मामले में अपवाद था वो। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? शंकराचार्य ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, या रामानुजाचार्य ने? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, हेकल कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। हम लोग 65-66 प्रश्न को देखेंगे क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। वनस्पति वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे, या मनोवैज्ञानिक थे, या भू भूवैज्ञानिक थे? तो हेकल जो था यह जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स डार्विन कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक लेखक से किसने पूछा? लेखक के छोटी लड़की ने पूछा था, बड़ी लड़की ने पूछा था, दीदी ने पूछा था, या माँ ने पूछा था? तो लेखक के छोटी लड़की ने पूछ देती है क्या कि नाखून, जो मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ता है? तो लेखक के छोटी लड़की ने यह प्रश्न पूछा था। तो आंसर ये सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो बंगाल के है, उड़ीसा के है, असम के है, या मेघालय के है? तो कलिंग आप जानते हैं कहाँ के था? उड़ीसा का था। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? कपड़े चुराने का, गहने चुराने का, पायल चुराने का, या पैसे चुराने का? तो आप जानते हैं कि लेखक के रिश्तेदार साहब जब आते हैं तो उन्होंने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कितने पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था बहादुर पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में, जानवर के रूप में, घर के रूप में, या वृक्ष के रूप में? तो लेखक क्या करते हैं, वृक्ष को अपना दोस्त मानते हैं, वृक्ष को चौकीदार मानते हैं, और वृक्ष को क्या कहते हैं, मानव के रूप में वह प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि दूर से ही मैं देखता हूं तो वह ललकारता है कौन? तो मैं जवाब देता हूं दोस्त। तो वृक्ष क्या कहते हैं, वृक्ष को कवि क्या कहते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिकी रिल्के, क्या लिखा हुआ है, सोफी जोसेफ रिल्के, या टॉम्स रिल्के? तो सोफी इनके माता के नाम था और जोसेफ रिल्के इनके पिता के नाम था। चलिए हम लोग 70 प्रश्न लास्ट देखेंगे। कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि हैं? तो कवि जीवनानंदन यह बंगाल के कहानी था। उड़ीसा, बंगाल, कन्नड़, या हिंदी? तो यह बंगला भाषा के कवि थे। तो वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगला हम लोग भी प्रश्न को देखेंगे। तो आज 70 प्रश्न को देखे हैं, कल 30 प्रश्न और देख लेंगे। तो इतना तक है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।